क्या 2023 की इंडियन टीम ओडीआई वर्ल्ड कप जीत पाएगी? क्या 2023 की इंडियन टीम वो कमाल कर पाएगी जो 2011 में धोनी के धुरंधरों ने किया था? ये सवाल हर इंडियन के मन में है। तो चलिए जानते हैं कि आज इंडियन टीम किस स्थिति में है और वो दिग्गज टीम्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। इंडियन टीम भी स्ट्रांग है पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान जैसी स्ट्रांग चुनौतियों के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करेगी इंडियन टीम? क्या दिवाली के बाद भी भारत का सेलिब्रेशन कंटिन्यू करेगा या इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस के हाथ निराशा लगेगी? तो लॉट्स टू डिस्कस। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। जो रिसेंट मैचेस रहे हैं जहां पाकिस्तान को धोया लगभग 250 रन से एशिया कप में, और एशिया कप जो है वो भी बड़े आराम से जीत लिया, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी धोया। क्या ये संकेत हैं कि अब इंडियन टीम आगे ही बढ़ती रहेगी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की ओर? देखिए ये सब बहुत अच्छी न्यूज़ है, संकेत बहुत अच्छे बन रहे हैं और इन परफॉर्मेंसेस की दाद देनी होगी। ये अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं एशिया में। वर्ल्ड कप जो है वो भी इंडिया में हो रहा है, मतलब सिमिलर कंडीशंस में हो रहा है, तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, इसको मैं एक पॉजिटिव मारूंगा। धीरे धीरे आपके जो बैकअप प्लेयर्स हैं वो भी अब परफॉर्म कर रहे हैं, धीरे धीरे वो भी फॉर्म में आ रहे हैं। चाहे आप बात करें श्रेयस अय्यर की जिन्होंने कमबैक किया, चाहे आप बात करें सूर्य कुमार यादव की जो अब थोड़ा थोड़ा रन बना रहे हैं, तो आपके जो थोड़े बैकअप्स हैं वो भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इंडियन टीम तीनों क्रिकेट फॉर्मेट्स में नंबर 1 पे है, T20, टेस्ट, ओडीआईज, और आज हमारा फोकस रहेगा ओडीआईज में क्योंकि वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप है। तो इन तीनों फॉर्मेट्स में इंडियन टीम नंबर 1 है और ओडीआईज में तो नंबर 1 है ही। तो देखिए आईसीसी की जो रैंकिंग्स होती है उनमें नंबर 1 होना वो भी एक फॉर्मेट के साथ ये बहुत ही ऐतिहासिक है। एक ही फॉर्मेट में अगर आप नंबर 1 हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, और आप आज तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 है। और मैं काफ़ी क्रिटिसाइज करता हूँ राहुल द्रविड़, टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन को, पर इस बात का हमें उन्हें श्रेय देना होगा। ये एक उपलब्धि है और इस उपलब्धि की बधाई देनी होगी। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है नंबर 1 होना। ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है, अब उससे पहले आ गया है कि आप नंबर 1 हैं ओडीआईज में रैंकिंग में, तो ये आपके जो कैंप है उसमें आपको एक तरह का एक कॉन्फिडेंस देगा। पर ये है इम्पॉर्टेंट, मैं ज़रूर मानता हूँ ये वर्ल्ड कप के कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है, पर इसके कितने मायने हैं? ऐसा नहीं है कि अब हम लोग एक मान के ही चल रहे हैं कि फाइनल में इंडिया पहुँच रही है, ठीक है? तो इसके हैं, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, पर इसके बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। वर्ल्ड कप वही टीम जीतेगी जो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेलेगी, सेमीज और फाइनल के प्रेशर को ठीक से हैंडल करेगी, कभी बैकफुट पे हो तो वहाँ से फाइट बैक करेगी, वही टीम वर्ल्ड कप ले जाएगी। और ये प्रेशर सिचुएशंस अगर आप देखें तो इंडियन टीम जो है ऐसी प्रेशर सिचुएशन में आके थोड़ा सा डगमगा जाती है। रैंकिंग्स पूरी कहानी नहीं बयान करते हैं। आप नंबर 1 है, बहुत बढ़िया, पर एक बार इस रैंकिंग को डिटेल में देखें आप ज़रा, तो सबसे ज़्यादा ओडीआईज आपने खेले हैं इस रैंकिंग पीरियड में, 42 ओडीआईज खेले हैं इंडिया ने। और जो थोड़ा इस पीरियड में जिसने सबसे ज़्यादा ओडीआई खेले हैं वो है श्रीलंका। और पॉइंट्स जो हैं आपके वो बस आप 1 पॉइंट आगे हैं, इंडिया के 116 पॉइंट हैं और पाकिस्तान के 115 पॉइंट हैं। तो अगर आप एक परसेंटेज के टर्म्स में देखें कि किसने अपने खेले हुए मैचेस में से ज़्यादा मैच जीते हैं, है ना, अगर आप 10 मैच खेल रहे हैं और आपने 8 जीते हैं, और अगली टीम है जिसने 15 मैच खेले हैं और उसने 12 जीते हैं, तो ज़रूर आप, अगली टीम ने 12 मैच जीते हैं पर आपने तो इतने मैच खेले भी नहीं, तो आप कहाँ से 12 जीतेंगे? तो ये रैंकिंग्स जो हैं ये काफ़ी हद तक नंबर्स पर निर्भर करती हैं और जो अंदर की कहानी है वो पूरी इस पर नहीं पता चलती है। और बहुत अच्छी बात है, आपने अपने 42 मैचेस में से ज़्यादातर जीते होंगे तभी आप नंबर 1 हैं, पर और भी टीम्स हैं जो शायद उन्होंने 42 मैचेस नहीं खेले, नहीं तो वो भी 42 मैचेस में इस तरह का परफॉर्मेंस देके नंबर 1 हो सकते थे। तो इस नंबर 1 टीम जो है, नंबर 1 टीम, इसकी क्या वीकनेस है, पहले उसकी बात करते हैं। और जो नंबर 1 वीकनेस मुझे इस टीम की लगती है वो लगती है प्रेशर। तो देखिए कहानी वही है कि बायलैटरल सीरीज में आप अच्छा कर लेते हैं, है ना, आपको 5 मैच खेलने होते हैं, आप 5 मैच में दूसरी टीम को डोमिनेट करते हैं, कभी 3-2 कभी 4-1 से आप जीत जाते हैं, क्योंकि वो जो नॉकआउट्स का प्रेशर है वो आपको नहीं झेलना पड़ता। काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं कि आप 5 मैच सीरीज़ खेल रहे हैं और जो फाइनल मैच है वो सीरीज़ तय करेगा, दोनों टीमें 2-2 पे हैं,
या 3 मैच की सीरीज़ पे दोनों टीमें 1-1 पे हैं, ऐसा कभी बहुत ही रेयरली हो रहा है आजकल। और अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। पर प्रेशर से रिलेटेड जो आपकी वीकनेस है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो वर्ल्ड कप जो 2019 की अगर आप बात करें, तो आप लीग स्टेज में अच्छा करते हैं, टेबल टॉप पे फिनिश करते हैं। लीग स्टेज में रोहित शर्मा जी 6 सेंचुरी स्कोर करते हैं, 600 से ज़्यादा रन बनाते हैं। विराट कोहली भी 1 सेंचुरी 4 हाफ सेंचुरी करते हैं, 450 से ज़्यादा रन बनाते हैं। पर जब सेमीफाइनल आता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो सब पवेलियन में जल्दी वापस। और एक और चीज़, यहाँ प्रेशर से मेरा मतलब केवल ये नहीं है कि बड़े मैचेस, नॉकआउट, इनमें प्रेशर है तो आप खेल नहीं रहे हैं। एक बार प्रेशर का ये भी मतलब होता है कि एक बार आप किसी गेम में थोड़ा पीछे हो जाएं, एक कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाएं कि आपके विपरीत हो हालात, आप एकदम से 2-3 विकेट लूज़ कर गए, या आपके 1-2 ओवर्स कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव चले गए, चेस कर रहे हैं और टॉप ऑर्डर जो है वो आउट हो जाता है, छोटा टोटल डिफेंड कर रहे हैं और दूसरी टीम जो है 10 ओवर में बहुत रन बना देती है। तो इस सिचुएशन में आप किस तरह से जवाब देते हैं? क्या आप पलटवार कर सकते हैं कि नहीं? क्या आप अपनी स्थिति को पलट सकते हैं कि नहीं? ये भी प्रेशर होता है। अब इसमें जो है इंडियन टीम को बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि फेमिलियर कंडीशंस में आप खेल रहे हैं। खास करके मैं मानूंगा बैटिंग पर्सपेक्टिव से थोड़ा प्रेशर में आप बेहतर करेंगे। उसके अलावा स्पिन कंडीशंस में खेलना और स्पिन बॉलिंग के मामले में इंडिया हमेशा बाकियों से स्ट्रांग रही है। अब प्रेशर क्या है उसको नापना थोड़ा मुश्किल है, पर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। खासकर इंडियन टीम की जो मैच जीते आपने बहुत अच्छा, पर जो मैच आप हारे हैं मैंने उनको भी देखा है। तो अगर आप पिछले 20 मैच में जाएंगे जिनमें रिजल्ट रहा है, तो उनमें से 7 इंडिया हारी है, 13 जीती है और 7 हारी है। इनमें से 4 इंडियन टीम ने चेज करते हुए हारे हैं। तो जब ये चेज कर रहे थे, तो इनमें से 3 मैच तो ऐसे हुए हैं कि जो टोटल है वो इंडिया का टोटल जो चेज करने का है वो 250 से नीचे है, पर इंडिया चेज नहीं कर पाई है। ठीक है। और इन पूरे 7 मैचों में जो मैंने गिनाया कि इंडिया हारी है, उनमें से केवल एक बार इंडिया ने 300 से ऊपर रन बनाया। उसमें इंडिया ने 300 रन बनाए, टारगेट सेट किया दूसरी टीम के लिए बैटिंग फर्स्ट, और वो टीम ने टारगेट चेज कर लिया। तो जब आप पे वो सिचुएशन आती है कि आप चेज कर रहे होते हैं और सडनली आपकी कुछ विकेट्स गिर जाती हैं, तो उस सिचुएशन में थोड़ा इंडियन टीम का जो परफॉर्मेंस है इतना बढ़िया नहीं आ रहा है। अब इन 7 हार में इंडियन टीम ने 200 का आंकड़ा केवल 3 बार पार किया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार इंडियन टीम पीछे होती है तो फिर पीछे ही जाती रहती है और मैच पे वापसी नहीं कर पाती है। तो इससे जो कुछ बातें सामने आती हैं, सबसे पहले आपके जो खिलाड़ी हैं वो जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, वो ना चले तो टीम थोड़ा सा फील करती है कि अरे अब कैसे जीतेंगे भाई। आपका मिडिल ऑर्डर इनएक्सपीरियंस्ड है, उसमें प्रेशर झेलने की इतनी काबिलियत नहीं है। ऊपर के 3 गए तो फिर उसके बाद आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें तो इन कई हार में जो एक मुख्य वजह थी वो ये थी कि आप नए नए प्लेयर्स को ट्राई आउट कर रहे थे। वो भी एक वजह थी कि आप इन मैचेस में स्ट्रगल किए। अब थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा है कि जिसे कहते हैं ना, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, सब कुछ आपके अब थोड़ा थोड़ा फेवर में हो रहा है। और ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि आपके नंबर 5, नंबर 6 बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। तो अगर मैं ओवरऑल प्रेशर सिचुएशंस की बात करूँगा, तो जो एक चीज़ है, जो एक टीम है जिसको मैं थोड़ा सा इंडिया के ऊपर प्लस दूंगा, मैं इसके लिए कंसिडर करना चाहता था 3 टीमों को, पाकिस्तान और श्रीलंका क्योंकि वो एशियन टीम्स हैं, और उसके अलावा एक ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसने अभ्यास किया है इंडियन कंडीशंस में पिछले कुछ महीनों में वो है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप बात करें पाकिस्तान और श्रीलंका की, पाकिस्तान तो इनकन्सिस्टेंट टीम है ही, श्रीलंका अभी इतनी मजबूत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया मैं मानता हूँ क्योंकि वो यहाँ पे ओडीआईज खेल रहे हैं और उनके कुछ प्लेयर्स तो आईपीएल के टाइम से बहुत एक्सपोजर उनको मिल रहा है, वो इंडियन कंडीशंस में प्रेशर में फाइट बैक करने की थोड़ा सा मैं कहूँगा इंडिया से एक लेवल ऊपर है।
एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ग्रुप स्टेज ओडीआई मैच से पहले ही बादल छाए हुए थे, पिच अंडर कवर्स थी और पूरे आसार थे कि बॉलिंग को ज्यादा सहायता मिलेगी। ऐसे में रोहित ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। थोड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन था, पर रोहित चाहते थे कि पाकिस्तान बॉलिंग के चैलेंज को डायरेक्टली फेस कर, उनका डिसीजन पूरा उल्टा पड़ा। शाहीन की इन स्विंगिंग डिलीवरी पे रोहित बोल्ड हुए। शाहीन का अगला शिकार बने कोहली, जिनका फुटवर्क थोड़ा स्लो था और इसलिए वो बोल्ड हो गए। अय्यर भी जल्दी आउट हुए और गिल भी स्ट्रगल किए और रॉफ ने उन्हें बोल्ड किया। पाकिस्तान पहले से ही गन्स ब्लेजिंग आया और उन्होंने 140 प्लस की स्पीड पे बॉल को स्विंग भी किया और उन्होंने पहले सत्र का पूरा फायदा उठाया जहां कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल थे। 15वें ओवर में जब रॉफ ने गिल का विकेट लिया तब भारत का स्कोर था 66 फॉर 4। भारतीय पारी का 150-200 से कम में सिमटने का संकट पूरा बन रहा था। ऐसे में इंडिया के हीरो बने ईशान किशन। उन्होंने पाकिस्तानी पेसर्स को काउंटर अटैक किया, रॉफ के खिलाफ एक शानदार छक्का मारा, पाकिस्तानी स्पिनर्स को भी सेटल नहीं होने दिया। उन्होंने दोनों मोहम्मद नवाज, अदाब खान दोनों को काफी अटैक किया और उनके खिलाफ बहुत रन स्कोर किए। इस तरह से जो रन रेट है वो भी 5 के ऊपर बना रहा। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की ईशान किशन ने और बढ़िया साझेदारी रही उनकी जो हार्दिक पांड्या के साथ रही। ईशान की सेंचुरी की तरफ अपनी बढ़ ही रहे थे कि उनको हैमस्ट्रिंग में इंजरी हो गई और जिसके चलते उन्हें रन दौड़ने में मुश्किल होने लगी और ऐसे में उन्होंने रिस्की शॉट्स खेलने शुरू किए और राफ को अपना विकेट दे बैठे। 138 रन की पार्टनरशिप रही है 140 गेंदों में। फिर 44वें ओवर में हार्दिक भी आउट हो गए अफरीदी की बॉलिंग में। उस समय इंडिया का स्कोर था 239 फॉर 6, जिसके बाद जडेजा और शार्दुल भी जल्दी वापस पवेलियन लौट गए। बुमराह के 16 रन की बदौलत इंडिया ने ऑल आउट होने से पहले 266 रन बना लिए। बारिश के चलते पाकिस्तान की बैटिंग नहीं आई और मैच टाई हो गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। भारत का अगला मैच नेपाल से होगा। तो पहले 10-12 ओवर में पिच में स्विंग थी जिससे पाकिस्तानी बॉलर्स इंडिया के टॉप ऑर्डर पे हावी रहे, पर उसके बाद परिस्थितियां बैटिंग के अनुकूल हुई। सरप्राइज ये था कि पिच में बिल्कुल भी टर्न नहीं था, तो अगर बारिश ना होती पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे थे। ऐसे में क्या सोच के टीम मैनेजमेंट ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया? क्या ये रोहित और द्रविड़ की एक और अतरंगी एक्सपेरिमेंट थी? फिलहाल के लिए बारिश ने इनकी इज्जत बचा ली। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में 4 सालों में पहला ओडीआई एक बड़ा मैच है क्योंकि दोनों टीमें चाहेंगी एशिया कप के फाइनल 4 से पहले, वर्ल्ड कप से पहले अपनी तैयारी को एक बूस्ट दें और अपने कैंप में जो है कॉन्फिडेंस लाएं। तो बात करते हैं प्लेइंग 11 क्या रहेगा इंडिया का, और हम यहाँ पर हर पोजीशन पर जो डिबेट है उसकी भी एक बार बात करेंगे। पर देखिए एंड ऑफ द डे जो कॉल रहता है वो टीम मैनेजमेंट और कैप्टन का ही रहता है। जो टीम मैनेजमेंट है, कैप्टन है, उनको कुछ टीम प्लेयर्स पे भरोसा है और वो उन्हीं को खिलाएंगे। तो ओपनिंग करेंगे रोहित और शुभमन। अब कई जगह ये बात चल रही है कि ईशान और गिल ओपन करे क्योंकि रोहित जो है थोड़ा सा पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है उसके अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। जो लेफ्ट आर्मर्स हैं, चाहे शाहीन अफरीदी हैं, तो इनके अगेंस्ट थोड़ा सा रोहित स्ट्रगल करते हैं और ये बहुत अच्छा सजेशन है। ईशान ओपन करेंगे तो वो अटैक करेंगे स्टार्ट में ही और उससे इंडिया को फायदा हो सकता है। पर रोहित भी लाइक कि मैं कैप्टन है तो मैं पहले बैटिंग करेगा, तो मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। तो ऑब्वियसली ओपनर्स रोहित और शुभमन ही रहेंगे, तो रोहित अपने आप को डिमोट नहीं करने वाले। शुभमन इस टीम में एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं है। ऋतुराज और यशस्वी की बातें भी चल रही थी। टीम मैनेजमेंट को गिल पे ही ज्यादा भरोसा है और वो उसी को बैक करेंगे। यशस्वी और ऋतुराज तो हमारी स्क्वाड में भी नहीं है। अब नंबर 3 आते हैं कोहली। इस पे कोई डिबेट नहीं है और रोहित ने भी ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि विराट 3 पर ही रहेंगे। अब आते हैं 4 की पोजीशन पे। तो 4 पे आएंगे श्रेयस अय्यर और आपके पास कोई विकल्प है नहीं दूसरा। ये बैट्समैन आपको जो 4 पे चाहिए वो ऐसा चाहिए जो थोड़ा साउंड टेक्निकल प्लेयर हो और श्रेयस अय्यर उस मापदंड पे खरे उतरते हैं और वो स्पिन के भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। वो ही 4 रहेंगे। बात यहाँ पे भी ये भी चल रही है कि क्या गिल को 4 पे रखा जा सकता है। तो देखिए ये नहीं होने वाला है, गिल को डिमोट नहीं किया जाएगा। 5 पे रहेंगे ईशान किशन और जब केएल इंजरी से वापस आ जाएंगे तो ये फिर स्पॉट 5 केएल का हो जाएगा। समझो सैमसन को यहाँ मौका नहीं मिलेगा, उनका थोड़ा वेस्ट इंडीज टूर इतना अच्छा रहा नहीं। अब मोस्ट डिबेटेबल पोजीशन है वो है नंबर 6। आप यहाँ पे स्काई को खिला सकते, तिलक को डेब्यू दे सकते हैं, अक्षर या शार्दुल, डिपेंड करता है आप स्पिन में ज्यादा एक एक्स्ट्रा प्लेयर चाहते हैं या पेस में चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छे ऑप्शंस है और मैं पर्सनली चाहूंगा कि तिलक और शार्दुल को ट्राई किया जाए क्योंकि स्काई जो है वो इतने अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं।
पर मेरे चाहने से क्या होता है, हार्दिक जो वैसे तो वेस्ट इंडीज में एक टोटल फेलियर रहे, आप बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, कैप्टनसी ले लो, सब बेकार रहा। पर टीम मैनेजमेंट के चहीते हैं वो, बिग गेम एक्सपीरियंस भी है उनको, तो उनको 6 पर आना चाहिए। रविंद्र जडेजा, अगेन इसमें कोई डिबेट नहीं है, नंबर 7 पे। 8 पे आएंगे कुलदीप यादव, पहले अकेले की जो पिच है स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी, और आपको चाहिए कि 2 स्पिनर्स आपके पास हों और दूसरे स्पिनर रहेंगे कुलदीप यादव। बुमराह, शमी और सिराज, अगेन इनमें कोई डाउट नहीं है, यही तीनों होंगे इंडिया का पेस अटैक। प्रसिद्ध कृष्णा को शायद तभी मौका मिले अगर किसी को इंजरी हो। क्या 2023 की इंडियन टीम ओडीआई वर्ल्ड कप जीत पाएगी? क्या 2023 की इंडियन टीम वो कमाल कर पाएगी जो 2011 में धोनी के धुरंधरों ने किया था? ये सवाल हर इंडियन के मन में है। तो चलिए जानते हैं कि आज इंडियन टीम किस स्थिति में है, और वो दिग्गज टीम्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडियन टीम भी स्ट्रांग है, पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान जैसी स्ट्रांग चुनौतियों के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करेगी इंडियन टीम? क्या दिवाली के बाद भी भारत का सेलिब्रेशन कंटिन्यू करेगा, या इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस के हाथ निराशा लगेगी? तो लॉट्स टू डिस्कस। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। जो रिसेंट मैचेस रहे हैं जहां पाकिस्तान को धोया लगभग 250 रन से एशिया कप में, और एशिया कप जो है वो भी बड़े आराम से जीत लिया, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी धोया। क्या ये संकेत हैं कि अब इंडियन टीम आगे ही बढ़ती रहेगी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की ओर? देखिए, ये सब बहुत अच्छी न्यूज़ है, संकेत बहुत अच्छे बन रहे हैं, और इन परफॉर्मेंसेस की दाद देनी होगी। ये अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं। एशिया में वर्ल्ड कप जो है वो भी इंडिया में हो रहा है, मतलब सिमिलर कंडीशंस में हो रहा है, तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, इसको मैं एक पॉजिटिव मारूंगा। धीरे धीरे आपके जो बैकअप प्लेयर्स हैं वो भी अब परफॉर्म कर रहे हैं, धीरे धीरे वो भी फॉर्म में आ रहे हैं। चाहे आप बात करें श्रेयस अय्यर की जिन्होंने कम बैक किया, चाहे आप बात करें सूर्य कुमार यादव की जो अब थोड़ा थोड़ा रन बना रहे हैं, तो आपके जो थोड़े बैकअप्स हैं वो भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इंडियन टीम तीनों क्रिकेट फॉर्मेट्स में नंबर 1 पे है, T20, टेस्ट, ओडीआईज, और आज हमारा फोकस रहेगा ओडीआईज में, क्योंकि वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप है। तो इन तीनों फॉर्मेट्स में इंडियन टीम नंबर 1 है, और ओडीआईज में तो नंबर 1 है ही। तो देखिए, आईसीसी की जो रैंकिंग्स होती है उनमें नंबर 1 होना वो भी एक फॉर्मेट के साथ ये बहुत ही ऐतिहासिक है। एक ही फॉर्मेट में अगर आप नंबर 1 हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, और आप आज तीनों फॉर्मेट्स पे नंबर 1 है। और मैं काफ़ी क्रिटिसाइज करता हूँ राहुल द्रविड़, टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन को, पर इस बात का हमें उन्हें श्रेय देना होगा। ये एक उपलब्धि है और इस उपलब्धि की बधाई देनी होगी। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है नंबर 1 होना। ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है, अब उससे पहले आ गया है कि आप नंबर 1 हैं ओडीआईज में, रैंकिंग में। तो ये आपके जो कैंप है उसमें आपको एक तरह का कॉन्फिडेंस देगा। पर ये है इम्पॉर्टेंट, मैं ज़रूर मानता हूँ ये वर्ल्ड कप के कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है, पर इसके कितने मायने हैं? ऐसा नहीं है कि अब हम लोग एक मान के ही चल रहे हैं कि फाइनल में इंडिया पहुँच रही है, ठीक है? तो इसके हैं, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, पर इसके बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। वर्ल्ड कप वही टीम जीतेगी जो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेलेगी, सेमीज और फाइनल के प्रेशर को ठीक से हैंडल करेगी, कभी बैकफुट पे हो तो वहाँ से फाइट बैक करेगी, वही टीम वर्ल्ड कप ले जाएगी। और ये प्रेशर सिचुएशंस अगर आप देखें तो इंडियन टीम जो है ऐसी प्रेशर सिचुएशन में आके थोड़ा सा डगमगा जाती है। रैंकिंग्स पूरी कहानी नहीं बयान करते हैं। आप नंबर 1 है, बहुत बढ़िया, पर एक बार इस रैंकिंग को डिटेल में देखें आप जरा, तो सबसे ज़्यादा ओडीआईज आपने खेले हैं इस रैंकिंग पीरियड में, 42 ओडीआईज खेले हैं इंडिया ने। और जो थोड़ा इस पीरियड में जिसने सबसे ज़्यादा ओडीआई खेले हैं वो है श्रीलंका। और पॉइंट्स जो हैं आपके वो बस आप 1 पॉइंट आगे हैं, इंडिया के 116 पॉइंट हैं और पाकिस्तान के 115 पॉइंट हैं। तो अगर आप एक परसेंटेज के टर्म्स में देखें कि किसने अपने खेले हुए मैचेस में से ज़्यादा मैच जीते हैं, है ना, अगर आप 10 मैच खेल रहे हैं और आपने 8 जीते हैं, और अगली टीम है जिसने 15 मैच खेले हैं और उसने 12 जीते हैं, तो ज़रूर आप, अगली टीम ने 12 मैच जीते हैं पर आपने तो इतने मैच खेले भी नहीं, तो आप कहाँ से 12 जीतेंगे? तो ये रैंकिंग्स जो हैं ये काफ़ी हद तक नंबर्स पर निर्भर करती हैं, और जो अंदर की कहानी है वो पूरी इस पर नहीं पता चलती है। और बहुत अच्छी बात है, आपने अपने 42 मैचेस में से ज़्यादातर जीते होंगे, तभी आप नंबर 1 हैं।
पर और भी टीम्स हैं जो शायद उन्होंने 42 मैचेस नहीं खेले, नहीं तो वो भी 42 मैचेस में इस तरह का परफॉर्मेंस देके नंबर 1 हो सकते थे। तो इस नंबर 1 टीम जो है, नंबर 1 टीम, इसकी क्या वीकनेस है, पहले उसकी बात करते हैं। और जो नंबर 1 वीकनेस मुझे इस टीम की लगती है वो लगती है प्रेशर। तो देखिए, कहानी वही है कि बायलैटरल सीरीज में आप अच्छा कर लेते हैं, है ना। आपको 5 मैच खेलने होते हैं, आप 5 मैच में दूसरी टीम को डोमिनेट करते हैं, कभी 3-2 कभी 4-1 से आप जीत जाते हैं, क्योंकि वो जो नॉकआउट्स का प्रेशर है वो आपको नहीं झेलना पड़ता। काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं कि आप 5 मैच सीरीज़ खेल रहे हैं और जो फाइनल मैच है वो सीरीज़ तय करेगा, दोनों टीमें 2-2 पे हैं, या 3 मैच की सीरीज़ पे दोनों टीमें 1-1 पे हैं। ऐसा कभी बहुत ही रेयरली हो रहा है आजकल, और अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। पर प्रेशर से रिलेटेड जो आपकी वीकनेस है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो वर्ल्ड कप जो 2019 की अगर आप बात करें तो आप लीग स्टेज में अच्छा करते हैं, टेबल टॉप पे फिनिश करते हैं। लीग स्टेज में रोहित शर्मा जी 6 सेंचुरी स्कोर करते हैं, 600 से ज़्यादा रन बनाते हैं। विराट कोहली भी 1 सेंचुरी 4 हाफ सेंचुरी करते हैं, 450 से ज़्यादा रन बनाते हैं। पर जब सेमीफाइनल आता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो सब पवेलियन में जल्दी वापस। और एक और चीज़, यहाँ प्रेशर से मेरा मतलब केवल ये नहीं है कि बड़े मैचेस, नॉकआउट, इनमें प्रेशर है तो आप खेल नहीं रहे हैं। एक बार प्रेशर का ये भी मतलब होता है कि एक बार आप किसी गेम में थोड़ा पीछे हो जाएं, कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाएं कि आपके विपरीत हो हालात, आप एकदम से 2-3 विकेट लूज कर गए, या आपके 1-2 ओवर्स कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव चले गए, चेस कर रहे हैं और टॉप ऑर्डर जो है वो आउट हो जाता है, छोटा टोटल डिफेंड कर रहे हैं और दूसरी टीम जो है 10 ओवर में बहुत रन बना देती है। तो इस सिचुएशन में आप किस तरह से जवाब देते हैं? क्या आप पलटवार कर सकते हैं कि नहीं? क्या आप अपनी स्थिति को पलट सकते हैं कि नहीं? ये भी प्रेशर होता है। अब इसमें जो है इंडियन टीम को बेनिफिट है, क्यों? क्योंकि फेमिलियर कंडीशंस में आप खेल रहे हैं। खास करके मैं मानूंगा बैटिंग पर्सपेक्टिव से थोड़ा प्रेशर में आप बेहतर करेंगे। उसके अलावा स्पिन कंडीशंस में खेलना और स्पिन बॉलिंग के मामले में इंडिया हमेशा बाकियों से स्ट्रांग रही है। अब प्रेशर क्या है उसको नापना थोड़ा मुश्किल है, पर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। खासकर इंडियन टीम की जो मैच जीते आपने बहुत अच्छा, पर जो मैच आप हारे हैं मैंने उनको भी देखा है। तो अगर आप पिछले 20 मैच में जाएंगे जिनमें रिजल्ट रहा है, तो उनमें से 7 इंडिया हारी है, 13 जीती है और 7 हारी है। इनमें से 4 इंडियन टीम ने चेज करते हुए हारे हैं। तो जब ये चेज कर रहे थे तो इनमें से 3 मैच तो ऐसे हुए हैं कि जो टोटल है वो इंडिया का टोटल जो चेज करने का है वो 250 से नीचे है, पर इंडिया चेज नहीं कर पाई है। ठीक है। और इन पूरे 7 मैचों में जो मैंने गिनाया कि इंडिया हारी है, उनमें से केवल एक बार इंडिया ने 300 से ऊपर रन बनाया। उसमें इंडिया ने 300 रन बनाए, टारगेट सेट किया दूसरी टीम के लिए, बैटिंग फर्स्ट, और वो टीम ने टारगेट चेज कर लिया। तो जब आप पे वो सिचुएशन आती है कि आप चेज कर रहे होते हैं और सडनली आपकी कुछ विकेट्स गिर जाती हैं, तो उस सिचुएशन में थोड़ा इंडियन टीम का जो परफॉर्मेंस है इतना बढ़िया नहीं आ रहा है। अब इन 7 हार में इंडियन टीम ने 200 का आंकड़ा केवल 3 बार पार किया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार इंडियन टीम पीछे होती है तो फिर पीछे ही जाती रहती है और मैच पे वापसी नहीं कर पाती है। तो इससे जो कुछ बातें सामने आती हैं, सबसे पहले आपके जो खिलाड़ी हैं वो जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, वो ना चले तो टीम थोड़ा सा फील करती है कि अरे अब कैसे जीतेंगे भाई। आपका मिडिल ऑर्डर इनएक्सपीरियंस्ड है, उसमें प्रेशर झेलने की इतनी काबिलियत नहीं है। ऊपर के 3 गए तो फिर उसके बाद आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें तो इन कई हार में जो एक मुख्य वजह थी वो ये थी कि आप नए नए प्लेयर्स को ट्राई आउट कर रहे थे। वो भी एक वजह थी कि आप इन मैचेस में स्ट्रगल किए। अब थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, सब कुछ आपके अब थोड़ा थोड़ा फेवर में हो रहा है, और ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि आपके नंबर 5, नंबर 6 बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। तो अगर मैं ओवरऑल प्रेशर सिचुएशंस की बात करूँगा तो जो एक चीज़ है, जो एक टीम है जिसको मैं थोड़ा सा इंडिया के ऊपर प्लस दूंगा, मैं इसके लिए कंसिडर करना चाहता था 3 टीमों को।
पाकिस्तान और श्रीलंका क्योंकि वो एशियन टीम्स हैं, और उसके अलावा एक ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसने अभ्यास किया है इंडियन कंडीशंस में पिछले कुछ महीनों में वो है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप बात करें पाकिस्तान और श्रीलंका की, पाकिस्तान तो इनकंसिस्टेंट टीम है ही, श्रीलंका भी इतनी मजबूत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया मैं मानता हूँ क्योंकि वो यहाँ पे ओडीआईज खेल रहे हैं और उनके कुछ प्लेयर्स तो आईपीएल के टाइम से बहुत एक्सपोजर उनको मिल रहा है, वो इंडियन कंडीशंस में प्रेशर में फाइट बैक करने की थोड़ा सा मैं कहूँगा इंडिया से एक लेवल ऊपर है। एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ग्रुप स्टेज ओडीआई मैच से पहले ही बादल छाए हुए थे, पिच अंडर कवर्स थी और पूरे आसार थे कि बॉलिंग को ज्यादा सहायता मिलेगी। ऐसे में रोहित ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। थोड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन था, पर रोहित चाहते थे कि पाकिस्तान बॉलिंग के चैलेंज को डायरेक्टली फेस कर, उनका डिसीजन पूरा उल्टा पड़ा। शाहीन की इन स्विंगिंग डिलीवरी पे रोहित बोल्ड हुए। शाहीन का अगला शिकार बने कोहली, जिनका फुटवर्क थोड़ा स्लो था और इसलिए वो बोल्ड हो गए। अय्यर भी जल्दी आउट हुए और गिल भी स्ट्रगल किए और रॉफ ने उन्हें बोल्ड किया। पाकिस्तान पहले से ही गन्स ब्लेजिंग आया और उन्होंने 140 प्लस की स्पीड पे बॉल को स्विंग भी किया और उन्होंने पहले सत्र का पूरा फायदा उठाया जहां कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल थी। 15वें ओवर में जब रॉफ ने गिल का विकेट लिया तब भारत का स्कोर था 66 फॉर 4। भारतीय पारी का 150-200 से कम में सिमटने का संकट पूरा बन रहा था। ऐसे में इंडिया के हीरो बने ईशान किशन। उन्होंने पाकिस्तानी पेसर्स को काउंटर अटैक किया, रॉफ के खिलाफ एक शानदार छक्का मारा, पाकिस्तानी स्पिनर्स को भी सेटल नहीं होने दिया। उन्होंने दोनों मोहम्मद नवाज, अदाब खान दोनों को काफी अटैक किया और उनके खिलाफ बहुत रन स्कोर किए। इस तरह से जो रन रेट है वो भी 5 के ऊपर बना रहा। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की ईशान किशन ने और बढ़िया साझेदारी रही उनकी जो हार्दिक पांड्या के साथ रही। ईशान की सेंचुरी की तरफ अपनी बढ़ ही रहे थे कि उनको हैमस्ट्रिंग में इंजरी हो गई और जिसके चलते उन्हें रन दौड़ने में मुश्किल होने लगी और ऐसे में उन्होंने रिस्की शॉट्स खेलने शुरू किए और राफ को अपना विकेट दे बैठे। 138 रन की पार्टनरशिप रही है 140 गेंदों में। फिर 44वें ओवर में हार्दिक भी आउट हो गए अफरीदी की बॉलिंग में। उस समय इंडिया का स्कोर था 239 फॉर 6, जिसके बाद जडेजा और शार्दुल भी जल्दी वापस पवेलियन लौट गए। बुमराह के 16 रन की बदौलत इंडिया ने ऑल आउट होने से पहले 266 रन बना लिए। बारिश के चलते पाकिस्तान की बैटिंग नहीं आई और मैच टाई हो गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। भारत का अगला मैच नेपाल से होगा। तो पहले 10-12 ओवर में पिच में स्विंग थी जिससे पाकिस्तानी बॉलर्स इंडिया के टॉप ऑर्डर पे हावी रहे, पर उसके बाद परिस्थितियां बैटिंग के अनुकूल हुई। सरप्राइज ये था कि पिच में बिल्कुल भी टर्न नहीं था, तो अगर बारिश ना होती पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे थे। ऐसे में क्या सोच के टीम मैनेजमेंट ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया? क्या ये रोहित और द्रविड़ की एक और अतरंगी एक्सपेरिमेंट थी? फिलहाल के लिए बारिश ने इनकी इज्जत बचा ली। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में 4 सालों में पहला ओडीआई एक बड़ा मैच है क्योंकि दोनों टीमें चाहेंगी एशिया कप के फाइनल 4 से पहले, वर्ल्ड कप से पहले अपनी तैयारी को एक बूस्ट दें और अपने कैंप में जो है कॉन्फिडेंस लाएं। तो बात करते हैं प्लेइंग 11 क्या रहेगा इंडिया का, और हम यहाँ पर हर पोजीशन पर जो डिबेट है उसकी भी एक बार बात करेंगे। पर देखिए एंड ऑफ द डे जो कॉल रहता है वो टीम मैनेजमेंट और कैप्टन का ही रहता है। जो टीम मैनेजमेंट है, कैप्टन है, उनको कुछ टीम प्लेयर्स पे भरोसा है और वो उन्हीं को खिलाएंगे। तो ओपनिंग करेंगे रोहित और शुभमन। अब कई जगह ये बात चल रही है कि ईशान और गिल ओपन करे क्योंकि रोहित जो है थोड़ा सा पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है उसके अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। जो लेफ्ट आर्मर्स हैं, चाहे शाहीन अफरीदी हैं, तो इनके अगेंस्ट थोड़ा सा रोहित स्ट्रगल करते हैं और ये बहुत अच्छा सजेशन है। ईशान ओपन करेंगे तो वो अटैक करेंगे स्टार्ट में ही और उससे इंडिया को फायदा हो सकता है। पर रोहित भी लाइक कि मैं कैप्टन है तो मैं पहले बैटिंग करेगा, तो मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। तो ऑब्वियसली ओपनर्स रोहित और शुभमन ही रहेंगे, तो रोहित अपने आप को डिमोट नहीं करने वाले। शुभमन इस टीम में एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं है। ऋतुराज और यशस्वी की बातें भी चल रही थी। टीम मैनेजमेंट को गिल पे ही ज्यादा भरोसा है और वो उसी को बैक करेंगे। यशस्वी और ऋतुराज तो हमारी स्क्वाड में भी नहीं है। अब नंबर 3 आते हैं कोहली। इस पे कोई डिबेट नहीं है और रोहित ने भी ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि विराट 3 पर ही रहेंगे। अब आते हैं 4 की पोजीशन पे। तो 4 पे आएंगे श्रेयस अय्यर और आपके पास कोई विकल्प है नहीं दूसरा। ये बैट्समैन आपको जो 4 पे चाहिए वो ऐसा चाहिए जो थोड़ा साउंड टेक्निकल प्लेयर हो और श्रेयस अय्यर उस मापदंड पे खरे उतरते हैं और वो स्पिन के भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। वो ही 4 रहेंगे। बात यहाँ पे भी ये भी चल रही है कि क्या गिल को 4 पे रखा जा सकता है। तो देखिए ये नहीं होने वाला है।
गिल को डिमोट नहीं किया जाएगा। 5 पे रहेंगे ईशान किशन, और जब केएल इंजरी से वापस आ जाएंगे तो ये फिर स्पॉट 5 केएल का हो जाएगा। संजू सैमसन को यहाँ मौका नहीं मिलेगा, उनका थोड़ा वेस्ट इंडीज टूर इतना अच्छा रहा नहीं। अब मोस्ट डिबेटेबल पोजीशन है वो है नंबर 6। आप यहाँ पे स्काई को खिला सकते, तिलक को डेब्यू दे सकते हैं, अक्षर या शार्दुल, डिपेंड करता है आप स्पिन में ज्यादा एक एक्स्ट्रा प्लेयर चाहते हैं या पेस में चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छे ऑप्शंस है और मैं पर्सनली चाहूंगा कि तिलक और शार्दुल को ट्राई किया जाए, क्योंकि स्काई जो है वो इतने अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। पर मेरे चाहने से क्या होता है, हार्दिक जो वैसे तो वेस्ट इंडीज में एक टोटल फेलियर रहे, आप बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, कैप्टनसी ले लो, सब बेकार रहा। पर टीम मैनेजमेंट के चाहिए हैं वो, बिग गेम एक्सपीरियंस भी है उनको, तो उनको 6 पर आना चाहिए। रविंद्र जडेजा, अगेन इसमें कोई डिबेट नहीं है, नंबर 7 पे। 8 पे आएंगे कुलदीप यादव, पहले केले की जो पिच है स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी, और आपको चाहिए कि 2 स्पिनर्स आपके पास हों और दूसरे स्पिनर रहेंगे कुलदीप यादव। बुमराह, शमी और सिराज, अगेन इनमें कोई डाउट नहीं है, यही तीनों होंगे इंडिया का पेस अटैक। प्रसिद्ध कृष्णा को शायद तभी मौका मिले अगर किसी को इंजरी हो।